गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में। कल मैं आप लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बता रहा था, जिसमें भारत में संविधान का विकास किस तरीके से शुरू हुआ उसके बारे में हमने अध्ययन कराना शुरू किया था। कौन कौन से एक्ट आए, किस प्रकार से पारित हुए और क्या क्या उनमें विशेषताएं रहीं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कल मैंने आपको 1600 ईस्वी का राजलेख बताया, उसके बाद में 1726 का राजलेख बताया। माफ़ करिएगा, कल वाले में थोड़ा सा आपको सुधार करना है। कल 1726 के राजलेख के स्थान पर हमने 1776 लिख दिया था, उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। 1726 का राजलेख था। आज मैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखूंगा। ये संविधान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट यहाँ से अब शुरू होने वाले हैं। हम देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के समय इंग्लैंड में प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। ये प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के अंदर। इन्होंने एक गुप्त समिति का निर्माण किया। एक गुप्त समिति इन्होंने बनाई। उस गुप्त समिति की सिफारिश पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। गुप्त समिति एक बनाई। इस गुप्त समिति ने सिफारिश की। इसी सिफारिश पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इसमें क्या क्या चीजें थी उनके बारे में हम लोग देखेंगे। इस एक्ट के तहत इंग्लैंड में और भारत में दोनों जगहों पर कंपनी का जो व्यापार चल रहा था उस पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गई। इंग्लैंड में, भारत में कंपनी के व्यापार पर जो भी कंपनी व्यापार कर रही थी, चाहे वो इंग्लैंड में कर रही हो या भारत में कर रही हो, उस पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश इसी एक्ट के तहत की गई थी। इसमें जो भारत में हम लोग देखते हैं, भारत में क्या क्या चीज़ें हुई। भारत में बंगाल, जो कलकत्ता, बंबई और मद्रास, प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे, इन सब के अलग अलग गवर्नर जितने भी थे, उन सबको मिला करके अब एक बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। पूरा तीनों को मिला करके एक क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इससे पहले भैया क्या होता था? इन तीनों के अलग अलग गवर्नर थे। उनके स्थान पर अब केवल एक गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। इसमें प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। ये याद रखना है, बहुत बार पूछा भी गया है। प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल के कौन थे? वारेन हेस्टिंग। इनके साथ में 4 अन्य सदस्य भी बनाए गए। 4 अन्य सदस्य इनकी कारणी में थे। एक थे फिलिप
फिलिप फ्रांसिस, दूसरे क्लेवरिंग, तीसरे मानसन और चौथे थे वारवेल। ये 4 इनकी कार्यकारिणी में सदस्य भी थे। एक फिलिप फ्रांसिस हो गए, फिर क्लेवरिंग, फिर मानसन, फिर वारवेल। तीनों अलग अलग प्रेसिडेंसियों के स्थान पर एक बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया, जिसमें प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग और 4 इनके साथ अन्य सदस्य थे, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और वारवेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। अगला इसमें जो कदम उठाया गया वो ये था, इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके मुख्य न्यायाधीश जो थे, कई बार पूछा भी गया है आप लोगों से, एलिजा इम्फे, सर एलिजा इम्फे। इनके साथ साथ 3 अन्य न्यायाधीश थे, चेम्बर्स, लिविंस्टर, हाइड। ये 3 अन्य न्यायाधीश इनके साथ नियुक्त किए गए थे। एक मुख्य न्यायाधीश हो गए सर एलिजा इम्फे और 3 अन्य न्यायाधीश हो गए चेम्बर्स, लिविंस्टर और हाइड। ये कई बार पूछा गया है, इनमें से कौन सा कलकत्ता में के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं था या था। कई बार क्वेश्चन ये किया गया है। और यह जो सर्वोच्च न्यायालय था, यह एक अभिलेख न्यायालय था। अभिलेख न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय था? एक अभिलेख न्यायालय था। इसी एक्ट के तहत 1773 के एक्ट के तहत अब बिना लाइसेंस लिए व्यापार पर प्रतिबंध कर दिया। कंपनी का कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो वो व्यापार नहीं कर सकता था। बिना लाइसेंस लिए अब व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। इसके बाद अगला एक्ट आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। उसके बारे में हम लोग देखते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 से संबंधित चीज़ें क्या क्या थी। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, इसको कहते थे संशोधनात्मक अधिनियम। किस प्रकार का अधिनियम था? संशोधनात्मक, क्योंकि 1773 को ही संशोधन करके इस अधिनियम को पारित किया गया था। या दूसरा नाम था बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781। दूसरा नाम इसका रखे बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781।
इस एक्ट के नाम से यह जाना गया, इसकी संज्ञा दी गई थी संशोधनात्मक अधिनियम या बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 के नाम से इसकी संज्ञा दी गई थी। इस अधिनियम के तहत कलकत्ता की जो सरकार थी बंगाल, उड़ीसा और बिहार, बंगाल, उड़ीसा और बिहार में विधि बनाने की शक्ति दे दी थी। कलकत्ता की सरकार को इसमें बंगाल हो या उड़ीसा हो या बिहार हो, तीनों जगहों पर विधि बनाने की शक्ति इस अधिनियम के तहत दे दिया था। अगली पॉइंट इसमें कहते हैं इसका जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल थे, भारत का जो गवर्नर जनरल था और उसकी जो काउंसिल थे उसको सर्वोच्च न्यायालय के प्राधिकार से मुक्त कर दिया था। गवर्नर जनरल इन काउंसिल, गवर्नर जनरल हो गया और उसके सदस्य हो गए, इनको क्या कर दिया, सर्वोच्च न्यायालय का जो प्राधिकार था उससे मुक्त कर दिया था इसके तहत। कलकत्ता की सरकार को बंगाल, उड़ीसा और बिहार में विधि बनाने की शक्ति इसी एक्ट के तहत दी गई थी। इसको संशोधनात्मक अधिनियम या बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 कहते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ें 1781 से संबंधित थी। इसके बाद में देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट भारत में पिट्स इंडिया एक्ट। यही पूछा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, तो 1784 में आया। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसके तहत क्या किया था, यह कंपनी द्वारा अधिगृहित जितना भी अधिगृहित क्षेत्र किया गया था उससे संबंधित था। अधिगृहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज, जो ब्रिटिश ताज था के स्वामित्व से संबंधित था। इस एक्ट के तहत कंपनी जो भारत में जो भी क्षेत्र अधिगृहित कर रहे थे या कब्जा कर रहे थे, अपने अंडर में ले रहे थे, उस पर स्वामित्व अब किसने दिखाया था, ब्रिटिश ताज ने दिखाया था। एक तरीके से अब यहाँ से ब्रिटिश ताज की हुकूमत होना शुरू हो जाती है। अभी तक क्या था, कंपनी का सारा कामकाज चल रहा था, लेकिन अब ब्रिटिश ताज भी इन्वॉल्व हो गया था। जो कंपनी ने भारतीय क्षेत्रों में अधिकार कर रखे थे, अब किसके अंतर्गत जाने लग गए थे, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जाने लग गए थे। इस एक्ट के तहत व्यापारिक और राजनीतिक मामलों को अलग कर दिया।
जितने भी व्यापारिक मामले थे वो सब अलग कर दिए, और राजनीतिक मामले थे जैसे सेना हो गए, सेना से संबंधित हो गए, या भू राजस्व व्यवस्था हो गया, ये सब राजनीतिक मामले उनको अलग कर दिया। व्यापारिक के लिए, व्यापारिक मामलों के लिए एक अलग से निदेशक मंडल, निदेशक बोर्ड की स्थापना की गई। व्यापारिक के लिए, व्यापारिक मामले जितने भी थे उनके लिए निदेशक बोर्ड स्थापित किया गया। और दूसरा, राजनीतिक जितने थे इसके लिए नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई। एक इंग्लैंड में नियंत्रक बोर्ड बनाया गया, इसके डायरेक्टर सबके बनाए गए, निदेशक बोर्ड के और नियंत्रक बोर्ड के, उनकी स्थापना की गई। जितने भी व्यापारिक मामले थे निदेशक बोर्ड, और राजनीतिक मामले थे वो सब नियंत्रक बोर्ड के अंतर्गत चले गए। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दे दिया गया। प्रांतीय सरकार को अधिकार दिया गया। इसी एक्ट में जितने भी प्रांतीय सरकारें थी उनको सबको क्या, बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। भारत में कंपनी के जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे ये अगर कोई अवैध कार्य कर रहे थे तो उसके नियंत्रण के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। इंग्लैंड में क्या किया गया, एक कोर्ट की स्थापना की गई थी। अगर कोई भी कंपनी का अधिकारी है वो अवैध कार्य अर्थात मतलब कंपनी के विरुद्ध कार्य करता हुआ पाया गया या ब्रिटिश ताज के विरुद्ध कार्य करता हुआ पाया गया तो उसके लिए इंग्लैंड में अब कोर्ट की एक स्थापना कर दी गई थी जहां पर उसकी सुनवाई होती। इसी एक्ट के तहत कंपनी के अधिकारियों को उपहार लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसी एक्ट के तहत कंपनी के अधिकारियों को उपहार लेने से प्रतिबंधित कर दिया। ये कंपनी के अधिकारी देसी राजाओं के पास जाते थे और उनको शरण देने के स्थान पर उनको सेना या उनको सुरक्षा देने के नाम पर बड़े बड़े उपहार लिया करते थे, बड़ी बड़ी जमीन जोत लिया करते थे, जिसका स्वामित्व वो खुद अपने ऊपर जताते थे कि मुझे ये उपहार स्वरूप मिली है तो ये कंपनी की जमीन नहीं हुई। इसीलिए इस एक्ट के तहत क्या कर दिया गया, कंपनी के जितने भी कर्मचारियों थे उनको उपहार लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया। अब कोई उपहार नहीं ले सकता था। इसी एक्ट के तहत अगर गवर्नर जनरल किसी देसी राजा से युद्ध करता है तो उसको डायरेक्टरों से परमिशन लेने की आवश्यकता बता दी गई।
इससे पहले ये होता था, कोई भी गवर्नर हुआ या कोई भी अंग्रेज अधिकारी हुआ, वो सीधे देसी राजाओं से युद्ध करने लग जाता था, उनकी संपत्ति सारी छीन लेता था। लेकिन अगर अब युद्ध करता है तो डायरेक्टर जो इंग्लैंड में बैठे हुए थे, चाहे निदेशक मंडल के हों चाहे नियंत्रक बोर्ड के हों, उनसे अनुमति लेना आवश्यक बता दिया गया इसी एक्ट के तहत। यह 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। इसके बाद फिर एक एक्ट आया 1786 का अधिनियम। उसमें देखते हैं क्या क्या चीजें हुई। सत्रह सौ छियासी का अधिनियम। इस एक्ट के तहत कंपनी के गवर्नर को विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद के जो उसकी परिषद थी, अगर कोई फैसला करती थी, उसको मानने के लिए बाध्य नहीं था। जो भी परिषद उसके नियम बनाती थी उसको मानने के लिए बाध्य नहीं था। परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार दिया गया। और उसके स्थान पर वह अपना निर्णय दे सकता था। कंपनी के गवर्नर को, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद के निर्णय जो भी होते थे उनको मानने के लिए बाध्य नहीं था, उसको निरस्त कर सकता था और उसके स्थान पर अपना निर्णय वो स्वयं दे सकता था। इसी एक्ट के तहत 1786 के अधिनियम के तहत दिया गया। इसी एक्ट में गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति भी दी गई। उसके पास में गवर्नर जनरल की शक्ति तो थी, उसके साथ साथ प्रधान सेनापति की भी जो शक्तियां थी वो भी उसको प्रदान कर दी गई। और ये इस प्रकार की दोनों शक्तियां प्राप्त करने वाले प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। दोनों शक्तियां प्रदान करने वाले। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि इस प्रकार की दोनों शक्तियां किस गवर्नर जनरल को प्राप्त हुई, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दोनों शक्तियां प्राप्त हुई थी। ये आपका 1786 का अधिनियम हो गया। मैंने आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1786 का अधिनियम के बारे में चर्चा की, अधिनियम के बारे में बताया। इसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का, 1833 और 1853 का, ये सब जो कंपनी के अंडर कानून बने थे उनके बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर क्राउन के अंतर्गत जो अधिनियम आए थे उनके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा आगे करते रहेंगे। आप लोग इनको कॉपी पे एक नोट जरूर करते रहिएगा। शुरुआत से मैं पॉलिटी पूरा बता रहा हूँ और अंत तक पूरा पॉलिटी बताऊँगा। ये आने वाली परीक्षा चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे यूपीएसआई हो, खास करके यूपीएसआई के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, चाहे एसएससी जीडी हो या अन्य एक दिवसीय परीक्षा हो, उनमें सब में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आप लोग इनको अच्छे से कॉपी पर नोट करिएगा। मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय दिशा तय दिशा। धन्यवाद।